हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 8 की जो विज्ञान है उससे हम लोग फर्स्ट चैप्टर दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना, इसको पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने पार्ट 1 जो बनाई थी इसकी, उसमें मैंने 2-3 पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया था कि जो दाह्य पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, अदाह्य पदार्थ किसे कहते हैं, और पदार्थों का जो दहन होता है या जलने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। और फिर हम लोगों ने एक एक्टिविटी किया था, ये वाली एक्टिविटी बताई था मैंने। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था इग्निशन टेम्परेचर यानी कि ज्वलन ताप क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कि जलने के लिए और क्या चाहिए, ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो में आगे से यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने पहले पार्ट में डिस्कस कर लिया है। उसके बाद आज हम लोग आगे यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि हमने जाना कि जलने की एक आवश्यक शर्त है। हमने जाना कि जलने की एक आवश्यक शर्त है कि पदार्थ को गर्म करके एक निश्चित तापमान पर पहुंचाना होता है, ठीक है। हम लोग ने देखा कि कोई भी पदार्थ कब जलता है, जब वो गर्म होकर एक निश्चित टेम्परेचर पर पहुंच जाता है, तभी कोई भी पदार्थ जलेगा। क्या जलने के लिए कुछ और भी चाहिए, आइए पता करते हैं। अब ये एक्टिविटी है क्रियाकलाप 2। ध्यान से सुनिएगा। आप मेज़ पर जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कोई बड़ा सा जार या बोतल रखिए तथा अवलोकन कीजिए। कोई मोमबत्ती जला लीजिए, उसके ऊपर क्या कीजिए, बड़ा सा जार या बोतल उसके ऊपर रख दीजिए और देखिए, आप पाएंगे कि मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ जाती है, ठीक है। जब ही आप इसके ऊपर जार रखेंगे या बोतल रखेंगे तो क्या होगा, वो बुझ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? दूसरी बार जब आप जलती हुई मोमबत्ती को जार से ढकते हैं तो जब उसकी ज्वाला बुझने की स्थिति में आने लगती है, उस समय जार को हटा लीजिए। जैसे ही देखिए कि ये बुझने वाला है, बस तुरंत ही इस जार को ऊपर खींच लीजिए, हटा लीजिए। आप क्या पाते हैं? आप पाएंगे कि मोमबत्ती की ज्वाला पहले की तरह ही हो गई है, ठीक है। आप देखेंगे कि जैसे आप इसके ऊपर जार रखेंगे तो वो थोड़ा सा बुझने की स्थिति में आएगी, ठीक है। जैसे ही बुझने की स्थिति में आती है, आप तुरंत ही इसको ऊपर खींच लीजिए तो आप देखेंगे कि पहले की तरह ही ज्वाला हो गई है। क्या इससे पता नहीं चलता है कि दहन के लिए हवा का होना आवश्यक है? ये चीज़ आपको पॉइंट नोट करना है कि दहन के लिए हवा का होना आवश्यक है। आपने वर्ग 7 में ऑक्सीजन की कहानी में जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किए गए प्रयोग को पढ़ा होगा, ठीक है। वर्ग 7 में आपने पढ़ा होगा कि जो ऑक्सीजन की कहानी में जोसेफ प्रिस्टले ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था, उसी प्रयोग को हम लोग पुनः पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे। और आप पाएंगे कि मोमबत्ती के जलने में हवा में उपस्थित ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। जब भी हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो हवा के अंदर जो मौजूद है ऑक्सीजन गैस, वो इसके लिए सहायक होती है, ठीक है। अब ये क्रियाकलाप 3 है। इसमें क्या है, कागज़ की कटोरी बनाकर पानी गर्म करना, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप करके देखिएगा। क्या आप ये जानते हैं कि पानी को कागज़ की कटोरी में गर्म किया जा सकता है? आपको हैरत होगा ये जान के कि पानी को कागज़ की कटोरी में गर्म किया जा सकता है। इसके लिए कागज़ की कटोरी बना लीजिए, ठीक है। कागज़ की कटोरी बना लीजिए तथा उसे जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाइए। एक मोमबत्ती जला के उसके पास उसको ले जाइए। आप देखेंगे कि कागज़ जल जाता है। अब आप एक और कटोरी बनाइए तथा उसमें पानी भरकर मोमबत्ती के लौ के ऊपर ले जाइए। पहली वाले में क्या करना है, आपको सिर्फ कटोरी बना लेना है और मोमबत्ती के ऊपर ले जाकर रखना है, तो देखिएगा कि कागज़ की जो कटोरी होगी वो जल जाएगी। सेकेंड टाइम आपको क्या करना है, कटोरी बनाना है और उसमें पानी भरकर मोमबत्ती के लौ के ऊपर ले जाइए। क्या कागज़ की कटोरी जलने लगी? कागज़ की कटोरी नहीं जलती है। आप पाते हैं कि कागज़ की कटोरी से ऊष्मा का संचरण जल में होता रहता है और कागज़ जलने से बच जाता है। जो कागज़ है ना, इसके कागज़ की कटोरी से हीट जो है वो पानी की तरफ जाता रहता है, यानी कि ट्रांसफ़र होता रहता है हीट, ठीक है। तो इसलिए कागज़ जलने से बच जाता है। ये जो हीट मिल रही थी कागज़ को, वो किस में हो गई, पानी में संचरित हो गई, यानी कि ऊष्मा का जो संचरण था वो जल में हो गया, इसलिए ये कागज़ जलने से बच गया है, ठीक है। अब आते हैं, यहाँ पर कह रहा है आपने देखा होगा लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, ठीक है। केरोसिन वाले स्टोव में एक छिद्रकार लोहे का गोल वलयाकार रचना होती है। आपने देखा होगा जो केरोसिन वाला स्टोव होता है, केरोसिन तेल वाला, ठीक है, उसमें लोहे के गोल वलयाकार रचना होती है जिससे होकर नीचे से हवा का प्रवेश होता है, जिससे बर्नर में केरोसिन तेल से भीगे कपड़े की बत्ती में तेल को जलने में मदद मिलती है ना, मदद करता है।
केरोसिन वाले स्टोव में एक छिद्राकार लोहे का गोल वलयाकार रचना होती है, ठीक है, आपने देखा होगा, जिससे होकर नीचे से हवा का प्रवेश होता है, जिससे बर्नर में केरोसिन तेल से भीगे कपड़े की बत्ती में तेल को जलने में मदद करता है। ठीक है, जो केरोसिन तेल से भीगा हुआ कपड़ा होता है, तो वो जैसे ही हवा उसके अंदर प्रवेश करता है तो उस भीगे कपड़े को जो बत्ती में तेल जलता, बत्ती में जो तेल होता है, ठीक है, ठीक है, तो ये जो केरोसिन वाले स्टोव को आपने देखा होगा, उसमें एक छिद्राकार लोहे का गोल वलयाकार रचना होता है, जिससे होकर नीचे से हवा का प्रवेश होता है। ठीक है, हवा प्रवेश करती है उसी छिद्र से। ठीक है, और इससे क्या होता है, बर्नर में जो केरोसिन तेल से भीगे कपड़े होते हैं, है ना, केरोसिन तेल से भीगे कपड़े की बत्ती में तेल को जलने में मदद करता है, और जो कपड़ा होता है उसके अंदर तेल जलता है तो उसमें ये मदद करता है। गैस स्टोव के बर्नर में कई छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे हवा प्रवेश करती है और ईंधन को जलाने में मदद करती है। तो आप ये देख रहे हैं कि लकड़ी वाले चूल्हे में भी कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है, केरोसिन वाले स्टोव में भी छिद्राकार लोहे का जो गोल वलयाकार होता है उसमें भी हवा का प्रवेश नीचे से होता रहता है, तभी वो जलती है। और गैस स्टोव के बर्नर में भी छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे हवा प्रवेश करती है। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, ये बात आपको कंफर्म हो गई। इसे उपरोक्त उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, साधारणतया जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है ना, केमिकल रिएक्शन है, जिसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता है। देखिए, जलना क्या होता है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है ना। क्या होती है, ज्वलनशील पदार्थ का होना, पहले तो आपको कोई मटेरियल होना चाहिए जो ज्वलनशील हो, ज्वलन ताप तक पहुँचने का उपाय, कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए जिससे कि उसके टेम्परेचर को ज्वलन ताप तक पहुंचाया जा सके, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर तक उसके हीट को पहुंचाया जा सके। हवा की ज़रूरत, ठीक है, यानी कि एयर की ज़रूरत होती है। आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में माचिस की तीली एवं लकड़ी इत्यादि आसानी से नहीं जलते हैं। ठीक है, बरसात के मौसम में माचिस की तीली हो या लकड़ी हो, वो आसानी से नहीं जलती है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसके 2 कारण हैं। ठंड में वातावरण का ताप कम होता है और नमी रहती है। ठीक है, वातावरण का जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है और नमी रहती है। ठीक है, बरसात में नमी ज़्यादा होती है, गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा कम रहती है तथा वातावरण का तापक्रम ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ठंड में वातावरण का ताप जो है वो कम होता है, लेकिन गर्मी में क्या होता है, वातावरण का तापक्रम ज़्यादा होता है। ठंडी में नमी रहती है और गर्मी के दिन में नमी की मात्रा कम रहती है। ऐसे दिनों में आप देखेंगे कि माचिस की तीली या गोईठा आसानी से जल जाता है। गर्मी में आप जलाएंगे तो आसानी से जल जाएगा। यदि ये सभी जलावन नम हो तो जलने में कठिनाई होती है। ठीक है, अगर सभी जलावन नम होते हैं, मॉइस्ट होते हैं, तो वो जलने में कठिनाई होती है। गोईठा, लकड़ी इत्यादि भी केरोसिन डालकर जलाने से जल जाता है। आप देखेंगे गोईठा हो, लकड़ी हो या जो भी चीज़ें होती हैं, केरोसिन डालकर जलाएंगे तो वो जल जाता है। ठीक है, अब यहाँ माचिस की कहानी। आप जानते ही होंगे कि पुराने समय में चकमक पत्थरों को आपस में रगड़ने से निकलने वाली चिंगारी से आग जलाई जाती थी। माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले 1680 में हुआ था। याद रखिएगा, सन 1680 में सबसे पहले माचिस बनाने का प्रयास किया गया था। रॉबर्ट बॉयल ने कागज़ के टुकड़ों पर सफ़ेद फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगे कागज़ पर रखा। कौन थे? रॉबर्ट बॉयल, जिन्होंने क्या किया था, कागज़ के टुकड़ों पर सफ़ेद फास्फोरस, है ना, वाइट फास्फोरस को लगाकर उसे सल्फर लगे कागज़ पर रखा। ठीक है, ऐसा करने पर, ठीक है, ऐसा करने पर कागज़ ने आग पकड़ ली। जैसे ही सफ़ेद फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगे कागज़ पर रखा तो क्या हुआ, कागज़ में आग पकड़ ली। सफ़ेद फास्फोरस बहुत ही कम तापमान पर आग पकड़ लेता है, इस कारण से यह बहुत ख़तरनाक भी होता है। सफ़ेद फास्फोरस जो होता है बहुत ही कम टेम्परेचर पर आग पकड़ लेता है, यानी कि उसका जो ज्वलन ताप होता है, इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो होता है, इसलिए ये बहुत ही क्या है, ख़तरनाक है। इस तरह से माचिस काफ़ी ख़तरनाक थी।
ठीक है। माचिस का जो रूप आज है उसके बनने की शुरुआत 1845 में लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद हुई। ठीक है, जो 1845 में लाल फास्फोरस जब बन गया था, जब उसका आविष्कार कर लिया गया था लाल फास्फोरस का, तब जाकर माचिस का जो है रूप आज देखने को मिल रहा है, उसका आविष्कार तब हुआ था। लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता बल्कि रगड़ने पर ही जलता है। अपने घरों में जो माचिस की डिब्बी आप देखते हैं उसमें तीलियों पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। आप ध्यान से देखेंगे जो तीलियां होती है माचिस की, उसमें जो रसायन लगा होता है वो कौन सा होता है? पोटेशियम क्लोरेट होता है। डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। डिब्बी पर क्या होता है? लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। माचिस की तीलियां डिब्बी पर रगड़ने से आसानी से जल उठती हैं पर अपने आप नहीं जलती, इसलिए ख़तरनाक भी नहीं होती हैं। जब इसको रगड़िएगा तभी वो जलेगी, अन्यथा वो नहीं जलेगी। लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टान ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो सबसे पहले सेफ्टी माचिस किसने बनाई थी? कार्ल लुंडस्टान। और ये कब बनाई थी? 1855 में। कहाँ बनाई थी? स्वीडन में बनाई थी, लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके। ठीक है, अब नेक्स्ट है मोमबत्ती का इतिहास। एक छोटी सी मोमबत्ती के जलने में बहुत सी जानकारी छुपी होती है। आइए इसी मोमबत्ती के माध्यम से जलने की प्रक्रिया को और अच्छे से समझने का प्रयास करें। माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक थे। ठीक है, माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। माइकल फैराडे, उन्हें विज्ञान से काफ़ी लगाव था और विज्ञान के प्रचार के लिए जगह जगह जाकर भाषण देते थे। ठीक है, कौन? माइकल फैराडे। लोगों में वैज्ञानिक समझ विकसित करते रहते थे। 1860 में उन्होंने लोगों को मोमबत्ती का इतिहास बताया, जिसका सारांश है। माइकल फैराडे बहुत ही जो वैज्ञानिक थे वो विद्युत के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी काम किया था। ठीक है, और उनको साइंस से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो हर जगह इसका प्रचार प्रसार करते रहते थे, लोगों के बीच भाषण जाके देते थे। तो 1860 में उन्होंने लोगों को मोमबत्ती का इतिहास बताया। ठीक है, मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है। ईंधन क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप होता है। तो मोम क्या है? एक ईंधन है। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। यह मधुमक्खी के छत्ते से भी निकलती है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वहाँ से भी मोम को निकाला जाता है। इसमें एक बत्ती लगी होती है जो चारों ओर मोम से घिरी होती है। ठीक है, एक बत्ती लगी होती है जो कि चारों ओर से क्या है? मोम से घिरी होती है, अतः इसका नाम पड़ा मोमबत्ती। ठीक है, बत्ती पर भी थोड़ी मोम लगी होती है जिसे जलाई जाती है। बत्ती के ऊपर भी थोड़ी सी मोम होती है जिसे जलाई जाती है। बत्ती जब जलने लगती है तो इसके आसपास नीचे वाला मोम पिघलने लगता है। ठीक है, जो इसके आसपास जो मोम होता है वो पिघलने लगती है। पिघली मोम धागे की सहायता से ऊपर चढ़ती है और गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन देती है। जो पिघल रही है मोम वो क्या होता है? धागे की मदद से ऊपर चढ़ती है। ठीक है, और गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन देती है। हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलकर जल वाष्प बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या करता है? सुनहली ज्वाला के साथ जलकर जल वाष्प बनाता है। यह कार्बन को भी जलाता है। ठीक है, कार्बन का कुछ भाग बच भी जाता है जो कि ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है। ठीक है, कार्बन का कुछ पार्ट बच जाता है जो कि ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है। यह काफ़ी मात्रा में ऊर्जा देती है। इस तरह मोमबत्ती प्रकाश और ऊष्मा देती है। उसने यह प्रमाणित भी किया और आप भी कर सकते हैं। 50 मिलीलीटर का एक बीकर या शीशे का गिलास लीजिए, उसमें कुछ बर्फ़ डालिए। आपको क्या करना है? एक बीकर लेना है या फिर शीशे का गिलास लेना है, उसमें कुछ बर्फ़ डालिए। बीकर के नीचे एक मोमबत्ती जलाकर रखिए। बीकर के नीचे मोमबत्ती जलाकर रखना है। गिलास या बीकर के नीचे जल वाष्प का उपस्थित होना, गिलास या बीकर के नीचे जल वाष्प का उपस्थित होना यह प्रमाणित करता है कि जलने पर जल वाष्प बनता है। जो गैस इससे निकलती है उसे अगर चूना पानी के अंदर बहाया जाए तो इसका दूधिया हो जाना इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मौजूदगी को दर्शाता है। ठीक है, पहली चीज़ क्या आपने देखी कि जैसे ही हम जलाएंगे तो वो जल वाष्प बनेगा, जल वाष्प बनता है। और दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ठीक है,
अब है यहाँ पर क्रियाकलाप 4। आपने दिए में तेल से भीगी बत्ती तो देखी होगी, दिया जो आपने दिवाली वगैरह के मौके पर जलाया होगा। रुई में तेल सोखकर ऊपर आता रहता है और जलता रहता है। रुई में तेल सोखकर ऊपर आता है और जलता रहता है। बिल्कुल इसी तरह से मोमबत्ती में पिघली हुई मोम मोमबत्ती में ऊपर की ओर चढ़ती है। अब आप कह सकते हैं कि क्या कि मोमबत्ती में यही पिघली हुई मोम जलती है। ठीक है, क्या मोमबत्ती में यही पिघली हुई मोम जलती है? ठीक है, क्रियाकलाप 5 है ये। ठीक है, पहला तो हो गया क्रियाकलाप 4 आपको बता दिया। अब 5 पे क्या है? एक मोमबत्ती की लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर कांच की नली लगाइए। मोमबत्ती की लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर कांच की नली लगाइए। दूसरी ओर एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाइए। ठीक है, क्या हुआ अवलोकन कीजिएगा। क्या हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती के लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर जो सफ़ेद धुआं निकलता है यही असल में जलता है, यानी मोमबत्ती में मोम की वाष्प जलती है। आइए एक और प्रयोग से इस अनुमान की पुष्टि करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर जो सफ़ेद धुआं निकलता है यही असल में जलता है। ठीक है, लौ के अंदर आप देखेंगे कि बत्ती से ठीक ऊपर सफ़ेद धुआं निकलता रहता है, यही असल में जलता है, यानी कि मोमबत्ती में मोम की वाष्प जलती है। आइए एक और प्रयोग से इस अनुमान की पुष्टि करते हैं। क्रियाकलाप 6 है, एक मोमबत्ती जलाइए, इसे 1-2 मिनट तक जलने दीजिए, इसके बाद इसे बुझा दीजिए। आपको एक सफ़ेद धुएं की लाइन दिखाई देगी। एकदम जल्दी से एक जलती हुई तीली धुएं की इस लाइन के पास लाइए। क्या हुआ? बत्ती को जलती हुई तीली से छुआए बिना ही हमने मोमबत्ती जला ली। ठीक है, आप ये चीज़ करके देखेंगे कि जैसे ही आप एक मोमबत्ती को जला के उसको 1-2 मिनट जलने के बाद बुझा देते हैं और बुझाने के बाद जब आप देखेंगे कि सफ़ेद धुएं की लाइन दिखेगी आपको, तो आप माचिस की एक जलती हुई जो तीली है उसको धुएं की लाइन के पास लाइएगा। आप देखेंगे कि तीली टच नहीं करेगी मोमबत्ती को, लेकिन फिर भी वो मोमबत्ती जल जाएगी। अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करें। ठीक है, जब हम मोमबत्ती की बत्ती को माचिस से जलाते हैं तो सबसे पहले बत्ती के जलने से गर्मी पैदा होती है, जिससे तापमान बढ़ने लगता है। इससे ठोस मोम द्रव में और फिर द्रव मोम को वाष्प में बदल जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे ही हमने बत्ती को माचिस से जलाया तो क्या हुआ? बत्ती के जलने से गर्मी पैदा हुई, जिससे टेम्परेचर बढ़ने लगा, और जब टेम्परेचर बढ़ने लगा तो क्या हुआ? ठोस मोम द्रव में और फिर द्रव मोम को वाष्प में बदल जाती है। ठीक है, अंत में मोम की यह वाष्प ऑक्सीजन से क्रिया करती है। अब है यहाँ पर क्रियाकलाप 7। क्या आपको मोमबत्ती की लौ में कोई काला भाग दिखाई देता है? कांच की मुड़ी नली को इस बार इस काले भाग में टिकाइए। कांच की मुड़ी हुई नली है ना, कांच की शीशे की मुड़ी हुई नली को इस बार इस काले भाग में टिकाइए। इस बार धुएं का रंग कैसा दिखता है? लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है। ठीक है, लौ के दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ है, क्या कभी आपने सोचा कि आग गर्म क्यों होती है? ठीक है, हमने पाया कि जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो उष्मा निकलती है। आइए यह समझने की कोशिश करें कि ईंधन को जलाने पर इतनी उष्मा क्यों निकलती है। कोई भी ईंधन अगर जलता है तो उसमें इतनी हीट क्यों निकलती है? जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। कोई भी ईंधन आप जब जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जलवाष्प बनता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह नया पदार्थ काफ़ी अस्थायी होता है, जिस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसका ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा होता है, अतः आग गर्म होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई? एक बार फिर से सुन लीजिए कि जैसे ही किसी ईंधन को आप जलाइएगा तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। ठीक है, उसमें यह क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह नया पदार्थ काफ़ी अस्थायी होता है, यानी कि परमानेंट होता है, ये टेम्प्रोरी नहीं होता है। जिस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है? काफ़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है, जिसका ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अतः आग गर्म होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? आपने घर, खेत खलियान, दुकानों और कारखानों में कभी आग लगते देखा, सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि झारखंड का खनिज इलाका आज भी आग के लिए संवेदनशील है? झारखंड के खनन क्षेत्रों में आग लगना आम बात है। यदि आपने इस तरह की कोई घटना देखी
है हो तो इसके बारे में चर्चा कीजिए। ठीक, अब अगला टॉपिक है आग पर नियंत्रण कैसे करें। क्या आपके निकटस्थ शहर या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? क्या कभी आपने आग बुझाते हुए देखा है? साधारणतः वो आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। ठीक है, जल क्या करता है? जो भी ज्वलनशील पदार्थ होता है उसको ठंडा कर देता है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनती है वो बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। क्योंकि जब तक जो वहाँ पे जल रहा है ईंधन, जब तक उसको हवा मिलता रहेगा तब तक आग जलती रहेगी, वरना अगर हवा की आपूर्ति बंद हुई तो वो बुझ जाएगी। आपने पहले देख लिया है। आग के फैलाव को रोकने के लिए इन तीन में से किसी एक काम को करना पड़ेगा। जब आग कहीं पे लग जाए तो वहाँ पे तीन चीज़ होती रहती है, उसमें से किसी एक काम को आपको रोकना पड़ेगा। ठीक है, तीन प्रोसेस में से पहला है दाह्य पदार्थ को हटा देना। जिसमें आग लगी हुई है पहले तो आप उसको हटा दीजिए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देना। ठीक है, उसमें जो ऑक्सीजन मिल रही है उस चीज़ को बंद कर दीजिए, आग बुझ जाएगी। उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना। ठीक है, जो ज्वलन ताप होता है, ठीक है, आप देखते होंगे कि जो आपने देखा होगा कि कोई भी पदार्थ कब जलता है, जब उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचता है, यानी कि ज्वलन ताप तक। तो आप उसको बढ़ा दीजिएगा अगर और ज़्यादा, तो क्या होगा कि उसमें आग जो है वो कम हो जाएगी, बुझ जाएगी। आइए अब आग बुझाने वाले संयंत्र, जिसे अग्निशामक कहा जाता है, के बारे में जानें। यह दो तरह के होते हैं। एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरा होता है, यानी कि एक क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें भरते हैं लेकिन हाई प्रेशर पर। दूसरा जिसमें कांच के एक शीशी में अम्ल और जिस पात्र में कांच का बोतल रखा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा होता है। यानी कि एक दूसरा कौन है, कांच की एक शीशी होती है, उसमें अम्ल और जिस पात्र में कांच का बोतल रखा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा होता है। आग बुझाने की प्रक्रिया में जब कांच की बोतल का मुंह तोड़ा जाता है तो यह अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो आग का हवा से संपर्क तोड़ देता है, जिससे आग बुझ जाती है। बात समझ में आ गई कि शीशी में क्या होता है, अम्ल, और इसको जिस बर्तन में रखते हैं, है ना, बर्तन में कांच का बोतल रखा जाता है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। उसके बाद उसका जब बोतल का मुंह तोड़ेंगे तो अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, आग का हवा से संपर्क तोड़ देता है, जिससे आग बुझ जाती है। अब सरकारी आदेश के अनुसार कार्यालय, संस्थान या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इन्हें रखना अति आवश्यक है। कुछ सावधानियों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। जहां बिजली से आग लगी हो वहां पानी का उपयोग नहीं किया जाए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जहां बिजली से आग लगी है तो वहां पर पानी का उपयोग नहीं किया जाए। जहां तेल में आग लगी हो पानी नहीं डालिए, क्योंकि पानी तेल से भारी होने के कारण चलते नीचे हो जाएगा और आग बुझ नहीं पाएगी। ठीक है, पानी क्या होता है, तेल से भारी होने के कारण वो नीचे चला जाएगा और आग नहीं बुझ पाएगी। आप पेट्रोल पंप के नज़दीक बाल्टी में बालू रखा देखते होंगे। जरा सोचिए ऐसा क्यों है। क्या आपने अपने नज़दीकी अग्निशमन सेवा का टेलीफोन नंबर नोट किया है? पटना में इसका नंबर 101 या 0612 222 2223 है। आपके आसपास अगर कहीं आग लग जाए तो तुरंत अग्निशमन सेवा को टेलीफोन करने के लिए नज़दीक के अग्निशमन सेवा का संपर्क नंबर अवश्य रखिए। ठीक है, जब भी कहीं आग लग जाए। अब है अग्निकांड क्यों। कोयले की खानों में कोयले के सोहता दहन के कई खतरनाक अग्निकांड के बारे में आपने सुना होगा, जिससे हर एक वर्ष बहुत जानमाल की क्षति होती है। ठीक है, कोयला खुद से जल जाता है, तो आपने इस तरह के अग्निकांड के बारे में सुना होगा। जंगल में स्वतः अग्निकांड या तो अधिक गर्मी से हो सकते हैं या कभी आकाशीय बिजली के गिरने से, कभी कभी पौधों के आपसी रगड़ से। ठीक है, ये 2-3 वजह होती हैं जो जंगल में आग पकड़ लेती है। हम त्योहारों पर जो पटाखे जलाते हैं यह भी अग्निकांड का प्रमुख कारण हो सकता है। ठीक है, विस्फोट एक तरह के तीव्र दहन का ही उदाहरण है। तीव्र दहन मतलब बहुत तेज़ी से जो दहन होता है उसका एक उदाहरण है विस्फोट। अब है क्रियाकलाप 6। आप मोमबत्ती की ज्वाला और रसोई गैस के स्टोव की ज्वाला के रंग को ध्यानपूर्वक देखिए। मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। ठीक है, आइए अब इसे क्रमवार समझें। बाहरी भाग नीला और अदीप्त होता है, यहाँ पूर्ण दहन होता है।
क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध है। यह सबसे गर्म होता है। जो बाहरी भाग होता है वो नीला दिखेगा आपको और अदीप्त होता है। यहाँ पूर्ण दहन होता है, ठीक है। और यही कारण है कि यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है और ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है। मध्य भाग पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। यहाँ कुछ कार्बन के कण भी होते हैं। ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। यहाँ पर भी पूर्ण दहन नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिल पाता है, ठीक है। अगला है यह आंतरिक क्षेत्र, जो कि बत्ती के एकदम नज़दीक होता है। यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे कम गर्म क्षेत्र है, ठीक है, बत्ती के डायरेक्ट ऊपर। जैसा कि आप पहले जान चुके हैं कि ईंधन जलाने से विभिन्न प्रकार की गैसें हवा में मुक्त होती हैं। इन गैसों का भी हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करने में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। जो हम लोग ईंधन जलाते हैं उससे अलग अलग तरह की गैसें हवा में जाके मिल जाती हैं। इस गैस का जो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करने में बहुत बड़ा योगदान है। एक ओर तो धुआं से जनजीवन परेशान है, वहीं वनस्पतियां भी इससे बर्बाद हो रही हैं, ठीक है। ईंधन, विशेषकर जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन और सल्फर इत्यादि के विभिन्न ऑक्साइड बनते हैं, जो बादलों के साथ अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जहाँ तक संभव हो हमें धुआं रहित चूल्हे, आदर्श ईंधन की विशेषता रखने वाले पदार्थों को ही उपयोग में लाना चाहिए। इसकी विस्तृत जानकारी आपके वायु एवं जल प्रदूषण में दिया जाएगा, ठीक है। जो चैप्टर है आपका उसमें दिया जाएगा। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि कोई भी ईंधन अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो सही तरीके से हम लोग को जांच परख कर ईंधन का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो प्रदूषित नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड हैं जैसे कि जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल, अग्निशामक को फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, दहन कंबस्चन हो गया, अपूर्ण दहन इनकम्प्लीट कंबस्चन, और दीप्त क्षेत्र ल्यूमिनियस जोन, और चूना पानी लाइम वाटर पूर्ण दहन कंप्लीट कंबस्चन, ठीक है। तो इस तरीके से चैप्टर था आपका फिनिश हो चुका है। अगली वीडियो में हम लोग जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम लोग करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में कहीं पर अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।